नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने समास की शुरुआत करी थी। आज इसी वीडियो में हम समास के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगर लास्ट वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि समास क्या होगा, समास के भेद क्या होंगे और समास की परिभाषा, वही समास व संधि में तुलना की थी। समास क्या है व संधि क्या है। फिर हमने समझा था समास की परिभाषा, फिर उसके बाद समास के भेद, जो समास के मुख्यतः 4 भेद थे और कुल भेद समास के 6 थे। उसके बाद उसमें से हमने एक समास के भेद के बारे में बात की थी, अव्ययी भाव समास की। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। समास टॉपिक की दूसरी वीडियो और सेकंड लास्ट वीडियो, इसके बाद समास टॉपिक की एक वीडियो आपको और मिलेगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं समास टॉपिक की दूसरी वीडियो की, जिस वीडियो में हम समास के कुछ अगले जो भेद हैं उनकी आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। चलिए देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा आपको लास्ट वीडियो के बारे में बताना चाहूंगा। लास्ट वीडियो में सबसे पहले समास की बात करी, समास की परिभाषा क्या होगी। फिर समास की परिभाषा के बाद हमने देखा समास विग्रह क्या होगा और समास करना क्या कहलाएगा। समास क्या होगा व संधि क्या होगा व दोनों में अंतर क्या होगा। फिर हमने देखा समास के कुल भेद, जो कुल भेद समास के 6 हैं व मुख्यतः भेद जो 4 थे। फिर उन भेद में से हमने एक भेद की बात की जो अव्ययी भाव समास था, और आज उसके बाद के बचे कुछ भेद, जैसे द्विगु समास क्या होगा ये हम समझेंगे, द्वंद्व समास क्या होगा ये हम समझेंगे, क्रमधारय समास क्या होगा ये हम समझेंगे, और बहुब्रीहि समास क्या होगा ये हम समझेंगे। यानी आज की इस छोटी सी वीडियो में हम समास के 4 भेद कंप्लीट करने वाले हैं। समास के 4 भेद कंप्लीट करने वाले हैं और एक भेद हमने समास की पिछली वीडियो में कंप्लीट किया है। तो 2 वीडियो में समास के 5 भेद आपको मिल जाएंगे। जो अगली वीडियो होगी, अगली वीडियो में आपको तत्पुरुष समास से संबंधित चीजें मिलेंगी। क्योंकि तत्पुरुष समास अन्य सभी समास की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है, तो उसके लिए एक वीडियो चाहिए होगी, जो लगभग आपको 15-16 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज का जो सबसे पहला समास का भेद हमें पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है द्विगु समास क्या होगा। देखिए, आज हमें द्विगु के बाद द्वंद्व, द्वंद्व के बाद क्रमधारय, क्रमधारय के बाद बहुब्रीहि, 4 समास की बात करनी है, जिनमें से सबसे पहला आपका द्विगु समास। तो जब हम द्विगु समास की बात करते हैं, ये होगा जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास में संख्याओं का समाहार होता है, इस समास में संख्याओं का समाहार होता है। आसान है, लेकिन मैं आपको 4 के 4 की परिभाषा एक साथ बताऊंगा और फिर चारों में क्या अंतर है, चारों की पहचान किस प्रकार करेंगे ये बताऊंगा। उसके बाद एक एक के उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहला आपका बात करी हमने, सबसे पहला आपका द्विगु समास। द्विगु समास वह समास होगा जिसका प्रथम पद संख्यावाची होगा, अर्थात जिसके पहले पद में आपको संख्या का एक शब्द दिखाई देगा, जहां आपको संख्या का बोध होगा। जैसे बात करें नवरात्रा, तो नवरात्रा मतलब नव मतलब 9, दोपहर, दोपहर मतलब दोपहर, तो यहां इसका प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होगा। तो द्विगु बराबर संख्यावाची पद, प्रथम पद संख्यावाची। फिर बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका समास विग्रह करने पर और अथवा या शब्दों का प्रयोग होता है। पहचानने की कोशिश करेंगे, जब हम हिंदी के अंतर्गत विराम चिन्ह पढ़ते हैं बच्चों, तो विराम चिन्ह में ये जो चिन्ह हमें दिखाई देता है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो अधिकतर तो इन शब्दों के बीच में ये योजक चिन्ह लगा होगा, और साथ में याद रखेंगे कि प्रथम पद व द्वितीय पद दोनों ही पद प्रधान होंगे। यहां कोई ऐसा नहीं होगा कि इस पद की अधिक विशेषता है और इस पद की कम विशेषता है। यही पहचान होगी द्वंद्व समास की। द्वंद्व मतलब द्वंद्व समास, और ये द्वंद्व जो आप लिखा हुआ देख रहे हो, ये द्वंद्व आपको कुछ अन्य रूप में भी लिखा हुआ दिखता है, लेकिन ये भी सही होगा और वो भी सही होगा। अधिक शुद्ध रूप की बात करेंगे तो ये अधिक शुद्ध रूप होगा, क्योंकि ध्वनि का टुकड़ा किया हुआ रूप है। इससे आगे बढ़ते हैं क्रमधारय समास। क्रमधारय समास को समझने के लिए विशेषण व विशेष्य समझना पड़ता है, वह उपमेय व उपमान समझना पड़ता है। अगर बात करें विशेषण व विशेष्य की, तो एक शब्द होता है विशेष्य। विशेष्य वह शब्द होगा जिसकी विशेषता बताई जाएगी। जैसे बात करें आम मीठा है,
आम मीठा है। तो आम की विशेषता है कि आम मीठा है, तो यहाँ आम विशेष्य है और मीठा विशेषण है। तो या तो क्रमधारय समास में आपको विशेषण व विशेष्य दिखाई देगा या उपमेय व उपमान दिखाई देगा। अब ये उपमेय व उपमान क्या नई चीज है, समझिए इसको भी। एक प्रसिद्ध वस्तु जिससे तुलना की जाए वह उपमान होगा और जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होगा। जिस प्रकार कभी कभी हम किसी लड़की की तुलना करते हैं, किसी लड़की की सुंदरता की तुलना करते हैं, किसी लड़की के मुख की सुंदरता की तुलना करते हैं चांद के साथ, कि लड़की का चेहरा या लड़की का मुख चांद जैसा है, तो वहां चांद उपमान है व लड़की का मुख उपमेय होगा। तो ये दो चीज आपको दिखाई देगी कर्मधारय समास में। फिर इसके बाद चलते हैं बहुव्रीहि समास की ओर। बहुव्रीहि समास इन तीनों से एकदम अलट पलट है, एकदम अलग थलग है बच्चों। क्योंकि यहां अगर बात करें, जो एक शब्द होगा उस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा ये उसके अनुसार इसका अर्थ नहीं लिया जाता, इसका एक विशेष अर्थ होता है। ठीक है, अब आते हैं पहले समास से। पहला होगा आपका द्विगु समास। द्विगु समास को याद रखने के लिए आप याद रखोगे कि इसका पहला पद संख्यावाची होगा। पहला पद कैसा होगा, संख्यावाची होगा, उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास में संख्याओं का समाहार होता है, सबसे आसान यही है। जैसे आपने पहला देखा कि नवरात्रा, नवरात्रा मतलब नौ, तो जहां भी इस प्रकार पहला पद संख्यावाची आपको दिखाई दे वो उदाहरण होगा किसका, द्विगु समास का उदाहरण होगा। तो चलिए दोस्तों, नवरात्रा मतलब 9 रातों का समूह। ठीक है, फिर दोपहर मतलब 2 पहरों का समूह, अर्थात यहाँ समूह की बात होगी, चाहे 1 का समूह, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कितना भी हो, लेकिन यहाँ समूह की बात होगी। जैसे त्रिफला, और त्रिफला का समास विग्रह होगा 3 फलों का समूह, तो यहाँ भी प्रथम पद संख्यावाची 9, यहाँ भी प्रथम पद 2, यहाँ भी प्रथम पद 3 संख्यावाची। तो आप देखोगे बच्चों, नेक्स्ट होगा सप्ताह। और सप्ताह शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं, सप्ताह शब्द जो 7 दिन होते हैं आपके, उन 7 दिनों के लिए सप्ताह शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, रविवार से लेकर शनिवार तक, तो वो 7 दिनों का जो समूह है उसे बोलते हैं सप्ताह, अर्थात 7 दिनों का समूह। चलिए नेक्स्ट अब देखिए पंजाब। पंजाब मतलब 5 आबों का समूह। आब मतलब एक पानी वाला जो क्षेत्र होगा, नदी की हम बात करते हैं, तो पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है, जिसमें आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन 5 नदियों का क्षेत्र कहलाता है पंजाब। तो पंजाब मतलब 5 आबों का समूह। आपने देखा द्विगु समास, और द्विगु समास को आसान बनाने के लिए याद रखोगे कि इसका प्रथम पद संख्यावाची होगा, और वही आपने देखा 9, 2, 3, 7 व 5। तो मुझे उम्मीद है द्विगु समास आप समझ पाए होंगे। हालांकि बच्चों साथ साथ आपको एक बात और बताऊं, जैसे हम समास टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो एक वीडियो आपको समास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर मिलेगी। और यदि आप वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि बच्चों कई बार क्रमधारय समास व बहुव्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण एक दूसरे में मिलते हैं। एक शब्द में बहुव्रीहि समास भी होता है और उसी शब्द में क्रमधारय समास भी होता है। इस प्रकार के जो उलझन होती है, बच्चा इनसे परेशान होता है। तो आपके सामने यदि इस प्रकार की कोई भी चीज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए, मैंने इससे पिछली कई वीडियो में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया, व्हाट्सएप के जरिए कोई भी डाउट हो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आते हैं द्वंद्व समास पे। पहले तो द्वंद्व समास की बात करें, क्या द्वंद्व शब्द को अन्य किसी और प्रकार से भी लिख सकते हैं? जी हाँ, ये द और व, इसका मतलब होगा कि द आधा है और व पूरा है, और फिर एक बार फिर और ऐसे लिख दीजिए और यहां लगा दीजिए आप अनुस्वार, तो ये बन जाएगा द्वंद्व। और वही द्वंद्व हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, द्वंद्व समास। शुरुआत करते हैं द्वंद्व समास की। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास वह समास होगा जिस समास के दोनों पद प्रधान होंगे। दोनों पद प्रधान मतलब आप इस चीज के द्वंद्व में पड़ जाओगे कि इनमें से मुख्य कौन सा है। जिस प्रकार यहां आप देख रहे हो नौ रातों, नवरात्रे, ठीक है, तो पहला पद संख्यावाची आप पहचान पा रहे हो, लेकिन दोनों पद यहाँ एक जैसे, एक समान होंगे। एक समान का मतलब कि दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, अब देखिए समझते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका समास विग्रह, इसका समास विग्रह मतलब शब्द को खोलने पर, शब्द को तोड़ने पर, समास विग्रह करने पर और अथवा या शब्दों, और अथवा या, इन शब्दों का आप याद रखोगे, और अथवा या शब्दों का प्रयोग होता है।
जैसे आगे चलकर अभी हम देखते हैं, एक शब्द लिखा शीतोष्ण। शब्द क्या है? शीतोष्ण। शीतोष्ण शब्द का मतलब शीत और उष्ण। शीत मतलब ठंडे का मौसम और उष्ण मतलब गर्मी वाली बात हो रही है आपकी। तो ये क्या होगा? शीत और उष्ण। तो शीतोष्ण का समास विग्रह शीत और उष्ण। उसके बाद घास फूस, तो घास और फूस। धर्मोधर्म, धर्म या अधर्म। इस धर्मोधर्म का शब्द का मतलब होगा कि आप धर्म की बात कर रहे हो या अधर्म की बात कर रहे हो, तो ये होगा धर्म या अधर्म। उसके बाद सत्यासत्य, तो सत्य या असत्य। ये बेहद आसान है। अगर हम इन दो भेद की बात करें समास के, द्विगु व द्वंद्व समास, बेहद आसान है। नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द्विगु समास मतलब प्रथम पद संख्यावाची और द्वंद्व समास मतलब दोनों पद प्रधान होंगे। चलिए अब द्वंद्व समास से आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। कर्मधारय समास में दो चीजों की बात होगी। एक आपको विशेषण का पता होना चाहिए क्या होता है, और एक आपको विशेष्य का पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया था कि आम मीठा है। आम मीठा है, तो यहां आम की विशेषता है कि आम मीठा है। विशेषता किसकी है? आम की। तो आम विशेष्य है, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होगा, और जो शब्द विशेषता बताए वह शब्द विशेषण होगा। तो यहां देखिए, जिस समास का प्रथम पद विशेषण, अर्थात इस समास का प्रथम पद विशेषण होगा और दूसरा पद होगा विशेष्य। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो यहां एक शब्द आप देख रहे हैं, आप एक शब्द देख रहे हैं महर्षि। महर्षि शब्द की अगर बात करें तो इसका जब आप संधि विच्छेद करते हो, संधि विच्छेद करने पर यहाँ गुण संधि का प्रयोग होगा, तो ये शब्द बनेगा महाधन ऋषि। और महा शब्द का अर्थ महान और ऋषि का मतलब ऋषि होगा। तो महान शब्द क्या है? विशेषण है। जो महान, किसकी महानता? ऋषि की महानता। तो ऋषि विशेष्य यानी ऋषि की विशेषता बताई महान शब्द ने। एक तो सामान्य ऋषि और एक ऋषि महान ऋषि। तो महर्षि किसे बोलेंगे? जो महान ऋषि होगा। तो ये ऋषि विशेष्य है और महान विशेषण है। और आप देखोगे महान पहले आया और ऋषि बाद में आया। तो जहां विशेषण प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होगा वह क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। साथ साथ में या तो विशेषण विशेष्य का प्रयोग होगा, या आप प्रयोग यहां देख लोगे उपमेय या उपमान का प्रयोग। अब उपमेय या उपमान क्या होगा, इसे भी आप ध्यान से समझोगे। उपमान एक प्रसिद्ध वस्तु होगी जिससे हम तुलना करते हैं। जैसे हमने चांद का उदाहरण लिया, यह एक उदाहरण आप देख रहे हो चरण कमल। चरण कमल उदाहरण देख रहे हो। चरण का मतलब आपके पद, आपके पैरों से है, और कमल मतलब कमल जो पुष्प है उससे है। तो चरण कमल का अर्थ होगा कमल रूपी चरण, कि किसी के चरण इतने सुंदर हो जिसे क्या कहा जाए? कमल रूपी, की कमल के जैसे, कमल के जैसे दिखते हुए चरण है। तो तुलना की गई है कमल से, ना कि चरण से। तो कमल क्या होगा? उपमान होगा। तो यहां दिया गया है कि उपमेय उपमान, अर्थात पहले उपमेय होगा फिर उपमान, बाद में प्रसिद्ध वस्तु होगी। तो प्रसिद्ध वस्तु क्या है? कमल, बाद में दी गई है, और पहले क्या देख रहे हो आप? चरण देख रहे हो। तो आप देख रहे हो उपमेय उपमान, यानी पहले आप देख रहे हो क्या? उपमेय, उसके बाद उपमान। उपमेय के तौर पर शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है आपका, उपमेय के तौर पर शब्द प्रयोग किया गया है आपका कमल, और उपमान के तौर पर प्रयोग किया गया है चरण। तो मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा कि क्या विशेष्य विशेषण होगा और क्या उपमेय उपमान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो अथवा उपमेय उपमान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बस याद इतना रखना है कि जहां तो विशेषण विशेष्य की बात होगी उनके मध्य में है जो शब्द का प्रयोग होगा, है जो। लेकिन जहां उपमेय व उपमान की बात होगी तो इनके मध्य में के समान या के रूपी शब्दों का प्रयोग होगा, या तो के समान या के रूपी शब्दों का प्रयोग होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है देहलता। देहलता, तो देहलता को जब हमने तोड़ दिया हुआ क्या? लता रूपी देह, लता रूपी देह। और प्रथम पद क्या है? देहे, और दूसरा लता, यानी लता क्या है? उपमान है, और देह क्या है? उपमेय है। आगे चलते हैं। महर्षि, महर्षि का शब्द तोड़ दोगे तो महान ऋषि। महान है जो ऋषि, तो महान शब्द तो विशेषण है और ऋषि शब्द क्या है आपका? विशेष्य है। तो इसीलिए इसके बीच में क्या आया? है जो। यहां देखते हो है जो होगा। अगला शब्द है महात्मा। महात्मा मतलब महान आत्मा। तो महान तो विशेषता है किसकी? आत्मा की। तो ये भी क्या होगा? महान है जो आत्मा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो चरण कमल।
नेक्स्ट आप देख रहे हो चरण कमल, यानी चरण उपमेय होगा और कमल उपमान होगा, तो कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। दरअसल क्रमधारय समास को समझने के लिए, या यदि आप ये चाहते हो कि आपका एक भी प्रश्न में आपको डाउट ना रहा, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए विशेषण व विशेष से क्या होगा, फिर क्लियर होना चाहिए उपमेय व उपमान क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ये बेहद आसान है, जैसे आप पहचान लोगे उपमेय या उपमान है या विशेषण या विशेष से, तो क्वेश्चन लगाओगे और निकल जाओगे। चलिए आज की वीडियो का लास्ट भेद आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास की बात करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे सिर्फ थोड़ा डिटेल में। देखिए बच्चों, बहुव्रीहि समास की जब हम बात करते हैं तो यह जिस समास के दोनों पद गौण होते हैं तथा कोई अन्य तीसरा अर्थ निकलता है, इसके मध्य है जिसका, है जिसकी या है जिसके शब्दों का प्रयोग होता है, अंत में किया जाता है। दरअसल समझिए, यहां दोनों पद गौण होंगे, जो उस शब्द का शाब्दिक अर्थ निकल रहा होगा तो उस शाब्दिक अर्थ के अनुसार शब्द का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दोनों पद गौण होंगे और एक तीसरा ही अर्थ दिया जा रहा होगा, या दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में आपको आसान शब्दों में बताऊं तो अधिकतर देवी देवताओं के नाम इसके उदाहरण मिलते हैं, लेकिन हम 100% ऐसा नहीं कह सकते कि मात्र देवी देवताओं के ही नाम होंगे। जैसे एक उदाहरण है आपका तिरंगा, तिरंगा शब्द में आप देखोगे 3 रंगों का समूह, आप कहोगे द्विगु समास होगा। बिल्कुल द्विगु समास तिरंगा में हो सकता है, क्योंकि तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह है, लेकिन तिरंगा में आपका बहुव्रीहि समास भी होगा, क्योंकि जैसे ही आप तिरंगा शब्द का प्रयोग करते हो, तो तिरंगा शब्द का प्रयोग करते आप क्या आपके दिमाग में क्या सोचते हो, एक कौन सा दृश्य आपके सामने आता है। अगर तिरंगा शब्द की बात करें तो इसका अर्थ होगा 3 रंगों का समूह, चाहे 3 कोई भी रंग हो, लाल नीला काला या सफेद हरा गुलाबी, कोई भी 3 रंग हो सकते हैं, उन्हीं 3 रंगों को तिरंगा बोला जा सकता है। परंतु जैसे ही तिरंगा शब्द सामने आता है तो ध्यान जाता है कहां, अपने देश के राष्ट्र ध्वज पर। तो ऐसा अपने देश के राष्ट्र ध्वज पर स्पेशल उन्हीं 3 रंगों के लिए हम तिरंगा शब्द प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए तिरंगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी है। अर्थात बहुव्रीहि समास एक किसी फिक्स चीज के लिए, निश्चित चीज के लिए प्रयोग होता है। जैसे बात करें यहां पीतांबर की, पीतांबर शब्द की अगर बात करें तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, और पीतांबर शब्द को याद रखोगे ये क्रमधारय का उदाहरण भी होगा। लेकिन अगर आपको एक साथ दिखाई दे, सामान्य ऐसा नहीं होगा, विकल्प में या तो क्रमधारय होगा या बहुव्रीहि होगा, फिर भी अगर कोई गंदा आदमी एग्जाम आपका कोई क्वेश्चन पेपर बनाए और दोनों को एक साथ दे, तो यहां प्राथमिकता होगी बहुव्रीहि समास को, क्योंकि इसका एक विशेष अर्थ है। पीतांबर मतलब पीत और अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने पीले वस्त्र धारण किए हों वो पीतांबर कहला सकता है, या पीला वस्त्र पीतांबर कहला सकता है। परंतु पीतांबर शब्द हम, अगर आपके सामने 4 व्यक्ति पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और आपके सामने पीतांबर शब्द रखा जाए, तो पीतांबर शब्द आपके जैसे ही याद होगा तो भगवान विष्णु की हम बात करते हैं, यानी पीतांबर शब्द का प्रयोग भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, तो हमारे दिमाग में एकदम से क्या होगा, भगवान विष्णु होंगे। अर्थात पीतांबर शब्द एक विशेष अर्थ देता है, आप ये इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार नहीं चलता। तो पीतांबर पीत है वस्त्र जिसके या पीले हैं वस्त्र जिसके, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। बात करते हैं गजानन की, गज के समान है आनंद जिसका, गणेश जी की बात हुई है। उसके बाद दीर्घ बाहु, भगवान विष्णु, दीर्घ है बाहु जिसकी, दीर्घ बाहु का अर्थ होगा बड़े हाथ, लंबे हाथ, या बाजुएं कैसी हो, लंबी हो। तो अगर वो किसी अन्य व्यक्ति की भी हो तो उसे दीर्घ बाहु नहीं बोलेंगे, दीर्घ बाहु शब्द प्रयोग किया जाता है किसके लिए, भगवान विष्णु के लिए। तो आप याद रखोगे, ये जो आप शब्द देख रहे हो गजानन, गजानन मतलब गज के समान आनंद, फिर ये जो दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसकी, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र जैसे शब्द आएगा सामने, आपका ध्यान होगा भगवान शिव की ओर, क्योंकि भगवान शिव को बोल दिया जाएगा त्रिनेत्र, 3 नेत्र, 3 है नेत्र जिसके, तो भगवान शिव की बात हुई है, तो ये भी किसका, बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। उसके बाद चलते हैं, दरअसल बहुव्रीहि समास याद रखोगे, जो बहुव्रीहि समास है इन्हीं शब्दों को योग रूढ़ भी बोल दिया जाता है, योग रूढ़ शब्द भी यही कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं दशानन, 10 है मुख जिसके या 10 है आनंद जिसके, बताइए किसे बोलते हैं दशानन, दशानन बोलते हैं रावण को, तो ये शब्द विशेषतर रावण के लिए प्रयोग हुआ, तो ये उदाहरण होगा किसका, बहुव्रीहि समास का।
नेक्स्ट चलते हैं पीतांबर। पीत है वस्त्र जिसके, पीले है वस्त्र जिसके। आपको इस दुनिया में आपके आसपास हर तीसरे, चौथे या पांचवे व्यक्ति पीले वस्त्र धारण करे हुए मिल सकता है, परंतु आप उसे कभी पीतांबर नहीं बोलते होंगे। लेकिन भगवान विष्णु के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? पीतांबर शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए ये क्या होगा? बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। आज की इस वीडियो में मैंने समास के 4 भेद की बात की है। एक भेद पिछली वीडियो में देखा था और आने वाली वीडियो में एक भेद और कंप्लीट करेंगे, साथ में समास के टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। एक बार आज की क्लास में जो पढ़ा उसे रिवाइज कराऊं 2 मिनट में और फिर समाप्त करते हैं। द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाची, याद रखोगे। द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाची। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, याद रखोगे। क्रमधारय में विशेषण, विशेष्य व उपमेय, उपमान पहचान लोगे। समझ ना आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लोगे। फिर भी समझ ना आया हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करोगे, ठीक है। मुझे मैसेज करोगे आप, यानी कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए। उसके बाद मैंने बताया आपको द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाची। द्वंद्व समास क्या होगा? द्वंद्व समास आपका होगा दोनों पद प्रधान, कर्मधारय, विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान। और बात करें बहुव्रीहि समास की तो एकदम अलग थलग, शब्द के अनुसार, शब्द के अर्थ के अनुसार नहीं चलेंगे, विशेष आप अर्थ दे रहे होंगे। सबसे बढ़िया समझने के लिए उदाहरण हो सकता है तिरंगा। तिरंगा का मतलब कोई भी 3 रंग, परंतु जैसे ही तिरंगा आपको बोल दिया गया आपके मन में सिर्फ राष्ट्र ध्वज आएगा। तो ऐसे ही उदाहरण जो इस प्रकार आपके मन में एक विशेष अर्थ ला दें वो क्या कहलाएंगे? बहुव्रीहि समास के उदाहरण कहलाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई या आप चीजों को समझ पाए तो वीडियो में आप कमेंट जरूर करें, बताएं कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।